गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सीए इंटर ऑडिट स्टूडेंट, चैप्टर 1, चैप्टर 2 हम लोगों ने अच्छे से किया। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, जिसमें इस पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट में बांट करके पढ़ाई किया, 3 अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो में, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये पूरा बर्ड्स आई व्यू है। पूरे चैप्टर 3 में इतने कंटेंट हैं। इसमें ये बताता है कि अगर आप ऑडिटर हो, आपको ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो आप ढूंढते हो रिस्क। रिस्क के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि रिस्क कौन कौन से होते हैं और कितने तरह के होते हैं। अगर आप रिस्क ढूंढते हो तो रिस्क को जानने के लिए फिर आप ये भी पढ़ोगे कि सर, रिस्क कौन से रिस्क जो मटेरियल रिस्क हो। रिस्क वो होते हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड होता है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। वो रिस्क जो मटेरियली इफेक्ट डाल रहे हैं, जो यूजर के डिसीजन पर इफेक्ट डालते हैं, वो मटेरियल रिस्क होते हैं। तो आप इस मटेरियल रिस्क को जानने के लिए आप पढ़ते हो, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो। बिना उसको समझे आप कैसे तलाशोगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ गलती होगी। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट मतलब आईटी सेक्टर, यानी आईटी का इस्तेमाल करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ऐसे में बहुत सारे लिमिटेशंस होंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे आईटी के। उन आईटी के बेनिफिट, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इन सब के बारे में जानोगे, और जानने के बाद ही हम शायद तय कर पाएंगे कि यहाँ रिस्क है या नहीं है। फिर इसके अलावा हमें ये जानना होता है कि भाई उस रिस्क के लिए कंट्रोल क्या क्या एंटिटी ने लगाए हैं। एंटिटी कंट्रोल कैसे लगाती है, कौन से कंट्रोल लगाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे की है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, और एंटिटी का खुद का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है उस इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग। ये सारी बातें जानकर ही हम अच्छे से एसेस और इवेल्यूएट कर पाते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। सर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को बार बार हमने वर्ड लिखा रोमम, ROMM, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसके लिए हमने इंटरनल कंट्रोल के सारे पार्ट लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में चैप्टर 3 के कर लिए हैं। दूसरा, हमने 20 से 25 या 30 मिनट का लेक्चर लिया जिसमें ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चन कवर किए। और आज तीसरा पार्ट है रिस्क का। इसमें कुछ एसेस हमें पढ़ने हैं जो हम अब पढ़ेंगे, और साथ ही साथ रिस्क के बारे में पढ़ना है। सर, आपने एक शॉट में क्यों नहीं किया पूरा लेक्चर? क्योंकि आप एक अलग अलग टॉपिक पढ़ते हो, और ये चैप्टर सच में एक 3 चैप्टर के बराबर एक चैप्टर है। आईसीआई की 75 पेजेस को हमने इस तरीके से बहुत आसान से 5 से 6 पेजेस में आपको कवर करके दिए हैं, और इनको सबको हमने समझा, सीखा, और इनमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं उस टाइम पे हमने बताया। ऑब्वियसली आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चन अभी करने बाकी हैं, जो हम करेंगे। पेशेंस रखिए, ध्यान से सुनिए। अभी आपको इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि इसके मल्टीपल रिवीजन 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट करके हम आपके सामने रिवाइज करके रखेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट में 4 आवर्स का रिवीजन, जो 4 आवर्स में इंपोर्टेंस वाइज पूरा ऑडिट को कंप्लीट कर सको आप उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम होता है। ये सब कुछ करके हम देंगे। इन सब के जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल हैं, हमने आपको दिया है, और जिसका लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हमें पढ़ना है इन एसेस के बारे में, और इन एसेस को पढ़ने से पहले हम एक बात तो जान चुके हैं। इसमें एक ऐसे आता है, ऐसे 315, 315, जो आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क की बात करता है। रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे असेस करें, कैसे ये जान पाएं ये रिस्क मटेरियल है या नहीं, इसके लिए हम एक और ऐसे पढ़ेंगे। फिलहाल नाम आया रिस्क का, तो चलो आज देख ही लेते हैं कि वो रिस्क कौन कौन से हैं। तो सर, एक रिस्क का नाम आता है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है? स्क्रीन पर ठीक से हम आपके सामने लगा दे रहे हैं। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, आप चिंता नहीं करिएगा, और इसी नोट्स को बार बार पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारी बुक को कवर करने की जरूरत नहीं है। तो ऑडिट रिस्क क्या होता है दोस्त? वो रिस्क जिससे ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे देता है। व्हेन financial statement are materially misstatement, mark these lines
ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, हर बार के एग्जाम में किसी न किसी रूप में आपसे पूछ ली जाती है। अब इसमें हम आपको दो सवाल आपसे पूछते हैं। पहला, अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि ऑडिटर इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड है, तो क्या ये ऑडिट रिस्क है? आंसर इज यस। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑडिटर इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे रहा है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड नहीं है, मतलब वो नहीं है फिर भी ऑडिटर ने दे दिया होगा कि ये मिस स्टेटेड है, तो क्या ये ऑडिट रिस्क है? नो, ये ऑडिट रिस्क नहीं है। इतनी ही बात इसमें ध्यान रखनी है, याद रखनी है। इसको ध्यान से इसमें देखिए, इसका अपोजिट कर दें, यानी कि ऑडिट रिस्क मीन्स रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन inappropriate audit opinion when financial statements are materially misstated. But in case when financial statements are not materially misstated and auditor gives an inappropriate audit opinion, that is not audit risk. ये बात ध्यान में रखनी है। अब ऑडिट रिस्क को हमने दो पार्ट में बांटा, एक होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और एक होता है डिटेक्शन रिस्क। सर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, हम आपसे बात करते हैं। देखिए SA 200, ये भी MCQ पूछेगा कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के बारे में कहाँ लिखा है, तो आप जानिए कि SA 200 में बताया गया है कि मटेरियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस स्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। मतलब देखो, आपने ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद रिस्क मिला, ऑडिट रिस्क है, क्योंकि ऑडिट करने के बाद ही आप इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे पाते हो, दे लोगे। और अगर इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दिए जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट मटेरियली आर मटेरियली मिस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस स्टेटमेंट, तो ऐसे टाइम पे वो ऑडिट रिस्क होगा, वो ऑडिट करने के बाद होगा। दूसरा, अगर ऑडिट करने से पहले, मतलब ऑडिट करने से पहले अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड है, तो वो जो रिस्क होगा वो उसे कहलाएंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सर ये कैसे आता होगा, अब आपको बताएं मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है एक्चुअल फिगर, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल चीजें जो भी हैं वो डिफर कर गई हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। मतलब जो उस एंटिटी के लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, बनाया गया है, उसमें जो डिस्क्लोज करना चाहिए था, जो होना चाहिए था, एक्चुअल में वो नहीं है। वो जो दोनों में चेंज है ना, उसे ही मिस स्टेटमेंट कहा गया है। अब आप बताइए, अगर लॉ कहता है कोई चीज करने को तो आप वो करोगे, अगर वो नहीं करोगे तो गलती हो गई। इसी तरह अकाउंट्स में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने होते हैं, जिसमें हमने लास्ट शायद किसी लेक्चर में बताया था, एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। वहां पर हमने बताया था, हालांकि अकाउंट्स का सब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो हम आपको बताएं उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए था, एक्चुअल में वो नहीं हुआ, इसे ही मिस स्टेटमेंट कहते हैं। फिर एक वर्ड आया सर, मिस स्टेटमेंट तो हो गया, ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है? मटेरियलिटी अभी हम एक ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे 320, वहां पर हम सीखेंगे कि मटेरियलिटी क्या है। अभी जानने के लिए इतना चाहिए, रिलेवेंस जो ज्यादा रिलेवेंट है, जो यूजर के डिसीजन पर इफेक्ट डाले, वो मटेरियल है। अब बाकी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बात समझिए कि मिसस्टेटमेंट क्या है और मटेरियलिटी क्या है, और इसी का रिस्क जो होता है ऑडिट करने से पहले, वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है। ठीक है सर। अब दोस्त अगर इसका एग्जाम्पल लें हम आपके सामने, तो इसके एग्जाम्पल में आएगा कि कोई मान लो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने अकाउंट में पढ़ा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो और अकाउंट में उसे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है, आपने मशीनरी खरीदी है, तो आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे और कैपिटल की कॉस्ट बढ़ा दोगे, उस मशीनरी की कॉस्ट बढ़ा दोगे। लेकिन अगर आप उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लोगे तो P&L या ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर के डेबिट कर दोगे, जिससे प्रॉफिट हमारा कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा। बात समझ में आया?
हो सकता है ये आपका जो भी इंटेंशन रहा हो, यानी मैनेजमेंट का जो भी इंटेंशन रहा हो। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया जाए तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ये नहीं है, यानी डिफरेंस आ गया, ये मटेरियल मिथ स्टेटमेंट है, जिसे बोलेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिथ स्टेटमेंट। अगर कोई गलत अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर ली तो ये भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिथ स्टेटमेंट है। अगर कोई फेक एक्सपेंस बुक कर लिया, फेक एक्सपेंस आप क्यों बुक करोगे? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक्सपेंस बुक करके उसका टैक्स बेनिफिट लेना हो, प्रॉफिट कम दिखाना हो, ठीक है। अगर कोई इन्वेंट्री है जिसे ओवर स्टेट या अंडर स्टेट कर दिया है, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा करके आपने शो कर दिया है बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में, या इन्वेंट्री की वैल्यू घटा करके, इंटेंशन जो भी हो, इंटेंशन तो बहुत हो सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिथ स्टेटमेंट है? हाँ। तो आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ऑडिट रिस्क ऑडिट करने के बाद होता है जो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल मिथ स्टेटमेंट। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिथ स्टेटमेंट वो होता है जो ऑडिट करने के ठीक पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एक्चुअल डेटा के बीच में जो डिफरेंस होता है वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिथ स्टेटमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना, गलत अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट कर लेना, या फिर आप फेक एक्सपेंस बुक करना, इन्वेंट्री की वैल्यू को अप और डाउन करके लिख देना, ये सारी चीजें रिस्क ऑफ मटेरियल मिथ स्टेटमेंट है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिथ स्टेटमेंट को दो पार्ट में बांटा गया, यानी इसी क्लासिफाई किया गया। आप ये कह सकते हो कि एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर ये हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर, और दूसरा ये हो सकता है असर्शन लेवल पर। सर असर्शन क्या होता है? एक चैप्टर पढ़ेंगे आप, चैप्टर नंबर 5 ऑडिट करेंगे, वहां पर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वहां पर असर्शन की डिटेल्ड अच्छी सी मीनिंग आपको समझाई जाएगी। यहाँ इतना जानिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल और असर्शन लेवल। असर्शन लेवल पे जैसे वो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस की बात होती है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, बैलेंसेस, अकाउंट बैलेंस जो भी हो, उनकी बात की जाती है। और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, जिनका इफेक्ट उस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पड़ता हो। तो ये दो तरीके से आपका मिस स्टेटमेंट हो सकता है। ये तो बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। और ये जो असर्शन लेवल पर होता है, यहाँ पर दो रिस्क हैं, एक इनहेरेंट रिस्क और दूसरा कंट्रोल रिस्क। सर इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? तो अगर आप समझो तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स to a misstatement that could be material individually or in aggregate with other before consideration of any internal control। सर कंट्रोल लगाने के पहले जो रिस्क था, जो रिस्क हो सकता है, वो इनहेरेंट रिस्क है। और कंट्रोल लगाने के बाद भी जो रिस्क है, यानी कंट्रोल ने उन रिस्क को डिटेक्ट, प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाया, पीडीसी नहीं हो पाया, पीडीसी प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन, अगर कंट्रोल ने रिस्क को प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाया, दैट इज कंट्रोल रिस्क। लेकिन कंट्रोल रिस्क से पहले जो रिस्क है उसे बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क, दैट कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट विद अदर मिस स्टेटमेंट्स। बात समझ में आया? जो कंट्रोल से रिलेटेड है। कंट्रोल रिस्क समझ में आ गया। मिस स्टेटमेंट दैट कुड अकर इन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर्स, क्योंकि उसी लेवल पर है। इंडिविजुअली और aggregate with other misstatements will not be prevented, detected and corrected by those internal controls, that is called control risk। सर आपको नहीं लगता कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क में ऑडिटर का कोई गलती नहीं है? ये दोनों रिस्क एंटिटी के रिस्क कहलाते हैं, यानी ये एंटिटी के रिस्क है और ये क्लाइंट के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, ऑडिटर के द्वारा नहीं, क्योंकि ऑडिटर का रोल नहीं है, ये इंटरप्राइज के अंदर हो रहा है। इंटरप्राइज ने यानी एंटिटी ने कंट्रोल नहीं लगाया था उससे पहले रिस्क, कंट्रोल लगाने के बाद बचे हुए रिस्क।
ये तो एंटिटी का मैटर है। अब सवाल ये है कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, अगर इन दोनों रिस्क को मिला लिया जाए तो वो आपका बन जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यानी इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों को मिला दिया जाए, कंबाइंड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। आपको पूरी बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं डिटेक्शन रिस्क की। डिटेक्शन रिस्क, तो भाई ऑडिटर अगर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो कर ले, भाई रिस्क को ढूंढने के प्रोसीजर क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर को फॉलो कर ले, यानी रिस्क दैट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। ऑडिटर क्यों प्रोसीजर फॉलो करता है कि वो रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल आ जाए, इतना हो जाए कि टॉलरेट किया जा सके, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट ना पड़े। अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म करके वो रिस्क को डिटेक्ट करता है, अगर ये रिस्क डिटेक्ट ना हो पाए, जो कि मटेरियल भी हो इंडिविजुअली या एग्रीगेट में, तो उसी रिस्क को डिटेक्शन रिस्क कहते हैं। यानी फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ऑडिट रिस्क, ऑडिट लगाने के बाद के रिस्क, ये तो मुझे बात समझ में आई। उसी ऑडिट रिस्क को दो पार्ट में बांटा, रोमम और डिटेक्शन रिस्क। बात समझ में आई? ठीक है सर। रोमम का मतलब, अब देखो, अब यहां पर अगर आप सिंपल तरीके से समझिए, एक लाइन याद रखिए, भाई आप ऑडिटर हो, ठीक है, आप किसी एंटिटी में जा रहे हो ऑडिट करने के लिए। तो इस एंटिटी में जब आप जाओगे तो इस एंटिटी में सबसे पहले तो एंटिटी ने, यहां पर मान लेते हैं ऐसे बना दूं, इंटरनल कंट्रोल लगाया होगा, हाँ या ना सर? इंटरनल कंट्रोल लगाने से पहले एंटिटी में ऑलरेडी पहले से कुछ रिस्क एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जिन्हें हमने इनहेरेंट रिस्क नाम दिया। अब इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग वगैरह आपने यहां पर की, इसके बाद जो रिस्क आया उसे कंट्रोल रिस्क नाम दे दिया। वो रिस्क जो इंटरनल कंट्रोल ने प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाया। फिर इसके बाद में जब ये भी हो गया तो आप ऑडिटर हो, आप ऑडिट प्रोसीजर अपनाए होगे कुछ ना कुछ। ऑडिट प्रोसीजर इसलिए अपनाया होगा कि रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक ला सको, और अगर आप नहीं ला पाए उसके बावजूद भी, तो उसे बोलेंगे डिटेक्शन रिस्क। यानी आप डिटेक्ट नहीं कर पाए, पूरा जी जान लगा के आपने प्रोसीजर फॉलो किया पर आप डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो ये हो गया डिटेक्शन रिस्क। अब ये दोनों रिस्क मिल जाएं तो इसे बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। हाँ या ना? बात समझ में आई? तो ये तीनों अगर मिल जाएं तो आपका हो गया ऑडिट रिस्क। ये बात समझ में आई? कंफर्म हो गया? ओके। अब ये जो डिटेक्शन रिस्क है ये क्या है? ये भाई दो तरीके के हो सकते हैं, एक सैम्पलिंग रिस्क, एक नॉन सैम्पलिंग। भाई सैम्पलिंग मतलब आपने सैंपल गलत सेलेक्ट किया होगा जब आप प्रोसीजर फॉलो किए होंगे तो। और नॉन सैम्पलिंग का मतलब जब आपने प्रोसीजर ही गलत फॉलो कर दिया, इन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड। सैंपल तो ठीक था, प्रोसीजर ठीक नहीं था, यही दो वजह से आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑडिट रिस्क। सर ऑडिट रिस्क तो नाम आ गया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नाम आ गया, इसे आइडेंटिफाई और एसेस कैसे करें इन रिस्क को, तो इसके लिए आ गया आपके सामने एसे 315। एसे 315 में आप पढ़िएगा ध्यान से, एक एक बात हम समझाएंगे आपको। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? देखो भाई, आप रिस्क को असेस करना चाहते हो, आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो एसे 315 कहता है आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। इसके लिए आप एंटिटी को और उसके इन्वायरमेंट को समझते हो, तभी तो असेस और आइडेंटिफाई कर पाते हो। इसमें इस एसे का, यानी एसे 315 का ऑब्जेक्टिव क्या है, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आरएपी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड होता है, और एंटिटी के इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते टाइम क्या क्या समझते हैं, क्या क्या चीजों के अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। और अंडरस्टैंडिंग लेना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है 2 मार्क्स का या एमसीक्यू में। और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं।
तो दोस्त सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो ध्यान से देखना। हमारा काम है आइडेंटिफाई करना और असेस करना रोमम को। किस लेवल पर? भाई दो लेवल हमने बताए, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा असर्शन लेवल। बात समझ में आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। जी सर। क्यों? ताकि आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर सको। बात समझ में आई नहीं सर, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या है? एक बार एक काम करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर वाला पहले ही टॉपिक कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दूसरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ऐसे 315, यहाँ रिस्क को एसेस एनालाइज वगैरह करते हो। ये करने के बाद आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई रिस्क होने के चांस तो हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है आइडिया, लेकिन रिस्क है कि नहीं है ये कैसे कंफर्म करोगे? फिर आप इसके लिए करते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, दोबारा से ऑडिट लगाते हो और उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो आप फॉलो करते हो। कैसे? यहां पर जो रिस्क मिला, ऑडिटर उन्हीं रिस्क को रिस्पॉन्स करता है, और ये करने के लिए ऑडिटर का काम है वो कंट्रोल की टेस्टिंग करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने इससे रिलेटेड लगभग 14 क्वेश्चंस किए थे। फिर आता है दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर होता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद आप जान पाते हो कि कंट्रोल कैसा है, यानी कंट्रोल रिस्क आपको मिल जाता है अगर है तो, और उस कंट्रोल रिस्क को इनहेरेंट रिस्क के साथ हम कंबाइन करते हैं तो रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट मिल जाता है। अब आगे के प्रोसीजर में आप एक टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करते हो। टीओडी मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल, और टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब होता है भाई किसी भी अकाउंट में आप जाओ तो या तो वहां पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे और या तो बहुत सारे बैलेंसेस। जो ट्रांजेक्शन होंगे उन्हें चेक करोगे, जिसे बोल देंगे वाउचिंग, और जो बैलेंसेस होते हैं जैसे बैलेंस शीट में एट द एंड ऑफ द ईयर सारे बैलेंसेस होते हैं, उन बैलेंसेस को चेक करते हो तो उसे कहते हैं वेरिफिकेशन, यानी टेस्ट ऑफ डिटेल में वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वहीं सब्सटेंटिव प्रोसीजर का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसे हमें एक ऐसे पढ़ेंगे आगे चलकर, ऐसे 520। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है कि दिस इज द स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी एंटिटी में फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल दो डेटा होते हैं। कई बार फाइनेंशियल डेटा और फाइनेंशियल डेटा के बीच में हम रेशियो ट्रेंड्स वगैरह चेक करके अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, पता चल जाता है इससे। और कई बार क्या होता है फाइनेंशियल से नॉन फाइनेंशियल डेटा को भी टेस्ट कर लेते हैं। सर ये कैसे? जैसे अगर आप किसी एंटिटी में जाइए और लेबर्स की काउंटिंग कर लीजिए, इतने टोटल लेबर हैं, अटेंडेंस सीट से चेक करिए, और अब आप देखिए कि सैलरी कितने, वेजेस कितने लेबर को दिया गया हो। क्या ऐसा तो नहीं है कि लेबर की एंट्री कम हुई और वेजेस ज्यादा दिया गया हो? आप पता लगा लोगे वहां पर किस तरीके का मिथ स्टेटमेंट है। आंसर इज यस। ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहा है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे और एसेस करेंगे रोमम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर और असर्शन लेवल पर। और इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? फॉर दिस ऑडिटर शैल, इसके लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? पहला, आप आइडेंटिफाई करोगे द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आप आइडेंटिफाई करोगे रिस्क को थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान आप रिस्क को ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो। और असेस करोगे द आइडेंटिफाइड रिस्क को, इवेल्युएट करोगे कि भैया दे रिलेट मोर परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, यानी आप ये रिलेट करोगे कि उनका इफेक्ट फाइनेंशियल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इफेक्ट डाल रहा है या नहीं। और फिर इन्हें रिलेट करोगे इन आइडेंटिफाइड रिस्क को कि भैया क्या क्या और गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल। और आपको असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात समझ में आई। लास्ट पॉइंट है, अब भाई ये भी देखोगे ना, ये रिस्क के होने के, बार बार होने के कितने चांस हैं, तो आप उनका लाइकलीहुड चेक करोगे। कंसीडर द लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट,
and whether the misstatement is of magnitude that could result in material misstatement. क्या वो misstatement इतनी अमाउंट का है, मैग्नीट्यूड मतलब इतना ज्यादा बड़ा है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा. मटेरियलिटी लेवल से नीचे तो इग्नोर करो, और अगर मटेरियल है, इतना बड़ा है कि वो मटेरियल है, इंपैक्ट डालेगा, तो वो आप चेक करो. तो याद रखना दोस्त, चार बातें आपको याद रखनी है. यहां पर कौन कौन सी चार बातें? पहले पॉइंट, दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है. पहले, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल, राइट, टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, परफॉर्मिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. और इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? चार बातें. पहला, आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को. दूसरा, असेस करेगा. तीसरा, रिलेट करेगा द आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल. और लास्ट में आप देखोगे कि लाइकलीहुड क्या है. कंसीडर द लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड वेदर द मिसस्टेटमेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड दैट रिजल्ट इन अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. और फिर आपके सामने आएगा व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या इंक्लूड होगा? पहला, तीन बातें. इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, आप इंक्वायरी करोगे किससे? मैनेजमेंट से करोगे और एंटिटी में जो बाकी के लोग होंगे. दूसरा, आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे, जो ऐसे 520 में पढ़ोगे. तीसरा, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन करोगे. वैसे इसको दो अलग अलग पार्ट में पहले की मटेरियल में दिया था, लेकिन अभी स्टडी मटेरियल में ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन को एक साथ लिख दिया है. तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है. इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, और साथ साथ ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. ये है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का तरीका. ओके सर. आप ये भी कह सकते हो, अगर याद रखना है आपको, तो आपको पता है ICAI, आई मतलब इंक्वायरी, सी कैलकुलेशन में रीपरफॉर्मेंस भी कर सकते हो. ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो. ICAI हमारा इंस्टीट्यूट. ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो. अब आगे बढ़ते हैं. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट. अब आप क्या करोगे? एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लोगे और उसके इन्वायरमेंट की. तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग. किसकी अंडरस्टैंडिंग लोगे दोस्त? स्क्रीन पर देखिए. पहला, कि भाई कौन सी इंडस्ट्री में वो एंटिटी बिलोंग करती है. रिलेवेंट इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, और साथ ही साथ उस एंटिटी का नेचर देखोगे. नेचर में क्या क्या देखोगे? कि उसका ऑपरेशन का नेचर, ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है वहां पर, और द वे एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड. याद करिए, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई आप अगर एंटिटी के इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो तो क्या क्या बात जानना चाहोगे आप? कौन कौन सी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे? पहला, रिलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. दूसरा, आप देखोगे नेचर क्या है एंटिटी का, जिसमें आप देखोगे कि भाई उसका ऑपरेशंस क्या है, ओनरशिप एंड गवर्नेंस कैसा है, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट वो करता है, एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड, इसे कैसे फाइनेंस किया गया है, डेट के थ्रू, इक्विटी के थ्रू, या डेट और इक्विटी कंबाइंड. तीसरा देखोगे अकाउंटिंग पॉलिसी के से रिलेटेड, कि एंटिटी का सिलेक्शन कैसा है, यानी उन्होंने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट किया है, और अगर उन्होंने चेंज किया है तो उस चेंज का रीजन दिया है या नहीं. और चौथी बात आप देखोगे कि एंटिटी का ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज. ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए वो एंटिटी बनी है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उनका बिजनेस रिस्क क्या क्या हो सकता है जो रोमम बन जाए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बन जाए. बिजनेस के ऐसे रिस्क, यानी इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बन जाए, ये भी आप देखोगे. मोटा मोटा आप कह दो कि वो किस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, उसका नेचर क्या है, उसको फाइनेंस कैसे किया गया, वो इन्वेस्टमेंट कैसे करती है, उसका ऑपरेशन क्या है, और साथ ही साथ वो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाती है, उसमें अगर कोई चेंज करती है तो उसका रीजन क्या है, और एक साथ और कि भाई उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो बिजनेस रिस्क को
कैसे आइडेंटिफाई करती है, उसका स्ट्रेटजी क्या है, और लास्ट साथ साथ हम पढ़ते हैं कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए आप की इंडिकेटर्स जानते हो। की इंडिकेटर्स मतलब जैसे रेशियो एनालिसिस करते हो, उनका बजट फोरकास्ट करते हो, वेरिएंस एनालिसिस करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। दोस्त, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें ऑफ गैदरिंग, अपडेटिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट। पूरे ऑडिट के दौरान ये प्रक्रिया आपको करते रहना है, इसमें कुछ नया नहीं है। इंफॉर्मेशन गैदर करो, अपडेट करो, एनालाइज करो, ये तीनों काम आप पूरे ऑडिट में करते रहते हो, इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताया गया है। एक इसका अलग से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। वो क्वेश्चन क्या है, मैं जरा आपके सामने हाईलाइट करके रखता हूं कि ऑडिटर एक्सरसाइज द प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट व्हेन। ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करता है पूरे ऑडिट के दौरान। कब? जब वो रोमम को असेस करता है, जब वो मटेरियलिटी को डिटरमाइन करता है, मटेरियल है या नहीं है, और जब वो अकाउंटिंग पॉलिसी जो एंटिटी ने लगाया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड करे, ये भी उसका प्रोफेशनल जजमेंट काम आता है, उसकी अपनी नॉलेज काम आती है, उसकी अपनी प्रैक्टिस काम आती है। मतलब सर, रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिसाइड करते समय आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है। और मटेरियलिटी, ये चीजें मटेरियल है कि नहीं, इंपैक्ट डालेगी कि नहीं, ये भी आपके लिए अपना प्रोफेशनल जजमेंट है आपका। और साथ ही साथ कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी उसने लगाया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये बात भी आपका प्रोफेशनल जजमेंट मैटर करता है यहाँ पे। और कुछ कुछ कोई ऐसा जहां पर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन की जरूरत पड़ती है, उन एरिया में भी प्रोफेशनल जजमेंट यूज होता है। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर है तो आप सोचो कि क्या यहाँ फ्रॉड हो सकता है, नहीं, ये आपका प्रोफेशनल जजमेंट है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आप अपने रिश्तेदारों से जब कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो मिली भगत होने के चांसेस ज्यादा हैं, वहां आपका प्रोफेशनल जजमेंट काम आता है। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएटनेस। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस चल रहा है, चलता रहेगा, आने वाले टाइम में कभी बंद नहीं होगा, ऐसा एजम्पशन है। और इस एजम्पशन के लिए बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, तो कुछ एक एजम्पशन है ये। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएटनेस का मतलब कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद होने के कगार पे है और आप गोइंग कंसर्न की रिपोर्ट दे रहे हो कि हाँ भाई बिजनेस में सब ठीक चल रहा है। और जब आप ऑडिट एविडेंस को ये तलाशते हो कि वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये जानने की कोशिश करते हो, तो भी आपका प्रोफेशनल जजमेंट काम करता है। और जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो तो भी आपको प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपका अपना निजी फैसला होता है जो आपकी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, आपके एक्सपर्टीज, आपके नॉलेज के बेसिस पर आप तय करते हो। ठीक है, इस तरीके से ऐसे 315 कंप्लीट होता है दोस्त। इसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है एडिटर के? 2 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक से पढ़ा हमने। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या शामिल होगा, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते टाइम किन किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी हमें लगातार अंडरस्टैंडिंग लेते रहना है। और ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं? एक रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटियल एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटियल एनालिटिकल प्रोसीजर में एक हम करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल और दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल में वाउचिंग, वेरिफिकेशन। इस तरीके से ऐसे 315 कंप्लीट। अब एक बात बताना जरा, यहां पर जब आप ऐसे 315 पढ़ लेते हो यहां पे, तो आपको नहीं लगता कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर लिया और एसेस भी कर लिया? अब ऑडिटर को रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिस्क तो मिल गया, अब क्या? तो चलो पूछते हैं ऐसे 330 से। 330 क्या कहता है कि भाई ऐसे 300 ऑडिटर रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। क्या रिस्पॉन्स होगा? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हम जानेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एसे का, इस एसे में क्या बताया गया है,
और ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं व्हेन ऑडिटर शुड डिजाइन एंड परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और साथ साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम नेचर के बारे में, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, और इवेल्यूटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, और साथ ही साथ स्पेसिफिक इंक्वायरी व्हेन डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल आर डिटेक्टेड, वो कौन कौन सी इंक्वायरी आप करोगे। इतनी बातें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन तो टोटल है 4। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव में क्या दिया है पहले देखिए। आपका ऑब्जेक्टिव है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पाना अबाउट आइडेंटिफाइड असेस्ड रोमम थ्रू डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क। सर, आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया, ठीक है। अब आपने लगाया, आपको मोटा मोटा आपको जानकारी हुई कि इस एरिया में रिस्की एरिया है ये, लेकिन आपको एविडेंस ढूंढना है। अब भी आपके पास एविडेंस तो नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, क्योंकि 315 में ज्यादातर आपने अंडरस्टैंडिंग ही ली है चीजों को। अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर नेचर जानने के बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपने लगाया, उसमें आपको पता चला ये एरिया रिस्की है, यहां रिस्क है, यहां रिस्क है, यहां रिस्क है, लेकिन आपने ये नहीं पता किया इसके लिए कोई एविडेंस आपके पास होने चाहिए। और एविडेंस के लिए आपको क्या करना है, ऐसे 330 कह रहा है कि आपको रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स करने का मतलब आपको एविडेंस ऑब्टेंड करना है, वो एविडेंस जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, ठीक है। और कैसे एविडेंस ऑब्टेन करोगे, आप डिजाइन और इंप्लीमेंट करोगे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क, जो ऐसे 330 है। क्या कहता है ऐसे 330? ऑडिटर डिजाइन करेगा, इंप्लीमेंट करेगा ओवरऑल रिस्पॉन्स टू एड्रेस रोमम एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एड्रेस करने के लिए वो रिस्पॉन्स देगा, और उस रिस्पॉन्स के लिए ऑडिटर कैसा रिस्पॉन्स डिजाइन करेगा, ऐसा रिस्पॉन्स जो अच्छे से इंप्लीमेंट भी हो जाए, यानी डिजाइन भी करेगा, इंप्लीमेंट भी करेगा, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स। और डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और फिर वो क्या करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि उसे रोमम तलाशना है, रोमम को, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एड्रेस करने के लिए। सर सर सर, थोड़ा खिचड़ी हो गया, वापस से बताइए ना जी। ऐसे 330 ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। रिस्क हमने कहाँ असेस किया, ऐसे 315 में। असेस करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि अब एविडेंस तो ढूंढो। तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द, कैसे, थ्रू डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क। फिर 330 कहता है कि ऑडिटर ये डिजाइन और इम्प्लीमेंट करेगा ओवरऑल रिस्पॉन्स टू दोज असेस्ड रिस्क, और साथ साथ डिजाइन और परफॉर्म करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द रोमम। एंड थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सरकमस्टांसेस। थर्ड क्वेश्चन में सरकमस्टांसेस दी गई हैं व्हेन ऑडिटर शुड डिजाइन एंड परफॉर्म, when auditor should design and perform test of control to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the operating effectiveness of internal control when। तो देखो दोस्त, ये कह रहा है ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो ऑडिटर को डिजाइन और परफॉर्म करना चाहिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो पहला, देखो भाई, जब आपको लगे कि जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है ना, आपने पिछले उसमें पढ़ा था ना, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये अकेले सफिशियंट, कहाँ गया हमारा, हाँ, ये अकेले सफिशियंट नहीं है टू प्रोवाइड द सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी केवल सब्सटेंटिव प्रोसीजर से हमें सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, कैन नॉट प्रोवाइड, ये बात ध्यान रखिएगा, कैन नॉट प्रोवाइड
नहीं दे पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दूसरा, अगर ऑडिटर के असेसमेंट, जो ऑडिटर ने रोमम का असेसमेंट किया, उसने ये सोचा, ये मान करके देखो, एक होता है कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, वो एजम्पशन लेके चलेगा कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। अगर ऐसा एज्यूम करके चलेगा तो उसे टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम इंक्लूड एक्सपेक्टेशंस दैट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अगर देखो, एक होता है ना रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल एंड नॉन रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। अगर वो ये अप्रोच करके चल, ये एज्यूम करके चल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय नहीं करना, तो भाई वो शुरुआत से ही एक्टिव होकर के हर चीज चेक किया होगा। पर रिलाय कर रहा है तो ऐसे में क्या होगा भाई, उसे देखना तो पड़ेगा ना कि हमने इतना भरोसा जताया, अब देखते हैं ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं। अब आपके सामने आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ऐसे 330 ने कहा है कि आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, तो चलो अब करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए तीन चीजें हैं। देखो भाई, आपने पढ़ा है ना, इससे क्या डिटरमाइन होता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। किस चीज का, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। तो सबसे पहले नेचर क्या है, while designing and performing the test of control, auditor can use any of the following procedure। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑडिटर कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, क्या क्या नेचर है। एक तो इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस। हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। और आप ये भी जानते हो कि इंक्वायरी अकेले सफिशियंट नहीं है, ये बात भी हमने पहले ही बताई थी आपसे। अब एक बात बताओ, आप अगर इंक्वायरी करोगे तो पूछोगे तो क्या गारंटी है वो सारा बात सही बता रहा हो, तो अकेले सफिशियंट नहीं हो। इसीलिए इंक्वायरी और इंस्पेक्शन या परफॉर्मेंस जब हम एक साथ करते हैं तो इससे सबसे ज्यादा एश्योरेंस मिलता है, सबसे ज्यादा एश्योरेंस मिलता है, सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी बढ़ती है। हाँ या ना, गुड। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टाइमिंग की बात करते हैं। ऑडिटर को टेस्ट करना चाहिए कंट्रोल को फॉर अ पर्टिकुलर टाइम या थ्रू आउट द पीरियड। उसने डिसाइड किया कि भाई मुझे इन डेट के बीच में टेस्ट करना है, या वो पूरे ऑडिट के दौरान, पूरे पीरियड के दौरान टेस्ट करता रहे। दूसरा, सम कंट्रोल्स नीड टू बी चेक्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो हमेशा नहीं, जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करने होते हैं। जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या करती है, फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का कराती है एक डेफिनेट टाइम पे। जिस टाइम वो कराती है आपको उसी टाइम पे जाकर के चेक करना पड़ेगा ना। अब वो काउंट कर चुकी है, अब आप कैसे चेक करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये कैसे काउंट करती है, फिर रीचेक करोगे, ये सब चीजें करोगे। तो टाइमिंग में 2 पॉइंट हैं, नेचर में 3 पॉइंट आपने पढ़ लिया। नेचर में आपने 3 पॉइंट क्या पढ़ा कि भाई टेस्ट करने के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और परफॉर्मेंस करोगे। इंक्वायरी अकेले सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इंक्वायरी के साथ इंस्पेक्शन या परफॉर्मेंस आप शामिल कर लेते हो, जिससे कि सबसे ज्यादा एश्योरेंस मिल पाता है। टाइमिंग में आपने पढ़ा कि भाई ऑडिटर टेस्ट करेगा कंट्रोल को फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड। और कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर आपको ऑडिट चेक करने होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट का फिजिकल इन्वेंट्री का काउंटिंग प्रोसीजर जो है, वो मैनेजमेंट जो काउंट प्रोसीजर फॉलो करती है वो एक टाइम पे करती है, उसी टाइम पे चेक करना पड़ेगा। एक्सटेंट क्या है, अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एक्सटेंट देखना चाहते हो तो कुछ बातों को कंसीडर करोगे कि भाई एक्सटेंट मतलब कितना। पहला, फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल, कि वो कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी क्या है परफॉर्मेंस की। दूसरा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल, भाई जो बताया गया और जो है दोनों में कितना चेंज आया। तीसरा, लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट ऑडिटर इज कंसीडरिंग फॉर इंटरनल कंट्रोल, किस टाइम पीरियड तक को वो कंसीडर कर रहा है।
चौथा, एक्सटेंड टू विच द ऑडिटर वांट टू रिलाई ऑन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ऑडिटर कितना रिलाई कर रहा है, भाई इनको भी ध्यान रखना है। अब ऑडिटर अगर बहुत रिलाई कर रहा है, कम रिलाई कर रहा है, ज्यादा रिलाई कर रहा है तो चेकिंग कम कर देगा, कम रिलाई कर रहा है तो चेकिंग ज्यादा करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस ज्यादा है कम है इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ऑडिटर कितना एक्सटेंट रखता है अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने का। इवैल्यूएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखना है कि कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो ऑडिटर में आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द सब्सटेंटिव प्रोसीजर विच में इंडिकेट द कंट्रोल आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। Absence of misstatement detected by substantial procedure does not guarantee that the controls are operating effectively। भाई गारंटी तो नहीं दे सकता ना, तो भाई इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं। इम्पोर्टेंट इसमें भाई नेचर टाइमिंग एक्सटेंट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसके क्वेश्चन एक किसी अगले लेक्चर में हम करवा देंगे सारे क्वेश्चन। स्पेसिफिक इंक्वायरी व्हेन डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल्स आर डिटेक्टेड। तो देखो, अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई सब ठीक ही होगा, दो चीजें होती हैं, एक ऑडिटर इंटेंट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल और दूसरा होता है ऑडिटर नॉट इंटेंट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। जब आप मान लेते हो कि यहाँ सब ठीक ही हुआ होगा तो आपके जो टेस्टिंग वगैरह का जो एक्सटेंट है वो चेंज हो जाता है, तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो ऑडिटर को लगता था कि सब ठीक है, ये मानकर उसने सारा प्रोसीजर फॉलो किया और फिर भी डेविएशन निकला, तो ऑडिटर को चाहिए मैनेजमेंट से या TCWG, हायर अथॉरिटी एक होता है, उनसे स्पेसिफिक इंक्वायरी करे कि भैया मैंने आपकी बात मानते हुए मैंने ये माना कि इंटरनल कंट्रोल सब ठीक ही चल रहा होगा, फिर भी ये गड़बड़ निकला, तो आप स्पेसिफिक इंक्वायरी करोगे, ठीक है। और whether additional controls are necessary for the purpose of understanding and testing to the address the risk which may arise due to the detection of such deviations। भाई देखो, कंट्रोल में डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, मैनेजमेंट का काम है ना, उन्होंने कंट्रोल लगाए होंगे, कंट्रोल इफेक्टिव है नहीं है, अल्टर बताएगी बाद में कि भाई इसमें और कंट्रोल लगाने की जरूरत है। तो सीधी सीधी सी बात है, आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन ऐसे 330 से कहाँ आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए, इसमें बताने की जरूरत नहीं। ओवरऑल हम बात करें अगर, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एविडेंस पाना सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट, ठीक है। ऐसे 330 कहता क्या है कि ऑडिटर शैल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सेस, ओके सर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के लिए, ओके। अब इसके बाद में भाई नेचर टाइमिंग एक्सटेंट जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का है उसको देखेंगे। नेचर क्या है, while designing and performing the test of control auditor can use the methods, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें। इंक्वायरी अकेले नहीं कर सकती तो उसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कौन सा इफेक्टिव है कौन सा नहीं। एक्सटेंट की बात हमने पढ़ ली, तो ये ऐसे 330 में कुल मिला के 4 कॉन्सेप्ट थे। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा उसमें क्या लिखा है कि ऐसे 330 क्या कहता है, 3, और चौथे में टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, और 2 और क्वेश्चन हैं कि एक स्पेसिफिक इंक्वायरी तब जब ऑडिटर ये मान करके प्रोसीजर फॉलो किया कि इंटरनल कंट्रोल ठीक ही होगा, व्हेन ऑडिटर इंटेंट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल, फिर भी डिफिशियंसी मिल जाए तो ऑडिटर स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा, ठीक है। अब इस ये भी सब हो गया, तो अब एक नया पॉइंट आता है आपका ऐसे 320। तो 320 मत याद रखिए, ये कहिए हमने रिस्क पढ़ा, असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन किया, अब भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट चाहिए ना, रिस्क तो हम समझ गए थे, मिस स्टेटमेंट भी समझ गए, पर मटेरियल कैसे जाने, तो ये है ऐसे 320 जहां पर आपको बताएगा मटेरियलिटी के बारे में। 320
और ये आपको बताएगा मटेरियलिटी के बारे में। जब आप प्लान करते हो और ऑडिट परफॉर्म करते हो तो ऐसे में आप मटेरियलिटी आपको डिसाइड करना होता है बीच बीच में। और ये कैसे करोगे? सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन समझिए। पहले तो मटेरियलिटी का मतलब समझना है, मीनिंग। फिर इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, ये पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा, पीडीएफ में आपको अच्छे से आ जाएगा, आप चिंता ना करिए, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। पहले आप मटेरियलिटी की मीनिंग जानेंगे, फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिगार्डिंग द मटेरियलिटी, डिसाइडिंग मटेरियलिटी। फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, अलग से क्वेश्चन आता है। रिवीजन मटेरियलिटी का कैसे होगा, और बेंचमार्क क्या है। बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है। 1, 2, 3, 4 और ये है 5। 5 क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, मटेरियलिटी का मीनिंग क्या है। तो एक बात तो जान चुके हो कि जो इंडिविजुअली या एग्रीगेट में, यानी बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शंस, असर्शंस, अकाउंट बैलेंसेस होंगे, इंडिविजुअली या कंबाइंड यानी एग्रीगेट, वो इन्फ्लुएंस कर सके इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स का। यानी यूजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं उनके इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। तो फिर से ये बात ध्यान में रखा है कि ऐसे 320 कहता है कि मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशन, कोई चीज छूट गया है, आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। कोई भी मिस स्टेटमेंट हो, फ्रॉड हो, एरर हो, इंक्लूडिंग ओमिशन, ये ऐसे 320 कहता है। ओमिशन को भी मत छोड़ो, कोई चीज भूल गए हो वो भी तो गलती है। ओमिशन उसे मटेरियल माना जाएगा इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट could reasonably be expected to influence the economic decision of user। यूजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं, बहुत सारे यूजर हैं, चैप्टर नंबर 1 में बताया था। ठीक है, और ये डिसीजन कहाँ लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यूजर जो डिसीजन लेता है, अगर उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे तो वो है आपका मटेरियल मिस स्टेटमेंट। पॉइंट क्लियर, मीनिंग क्लियर? फटाफट से बोलिए। ऐसे 320 स्टेट्स दैट मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट could reasonably be expected to influence the economic decision of the users on the basis which the decisions has been taken on the basis of financial statement। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर क्या करेगा कि भाई ऑडिटर को पहले तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है पूरे प्लानिंग के टाइम, जब ऑडिट प्रोसीजर प्लान करता है, जब परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं कि मटेरियलिटी बस प्लान में होना चाहिए, परफॉर्मेंस के टाइम भी होना चाहिए। और दूसरा, प्लानिंग एंड ऑडिटर मेक्स जजमेंट अबाउट द साइज ऑफ मिस स्टेटमेंट। जब आप प्लान करोगे तो ऑडिटर जजमेंट लेता है साइज ऑफ मिस स्टेटमेंट दैट विल बी कंसीडर्ड मटेरियल। भाई उसी टाइम पे वो डिसाइड करेगा कि ये अमाउंट के नीचे मटेरियल नहीं है, इस अमाउंट के नीचे मटेरियल है। 5 रुपए का फ्रॉड मटेरियल नहीं है, 5 रुपए के ऊपर गया तो मटेरियल है। पॉइंट क्लियर? गुड। तो ये जो जजमेंट है वो तो प्रोवाइड द बेसिस फॉर, किसके लिए बेसिस प्रोवाइड करता है? एक तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एंड दूसरा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और एक और चीज आइडेंटिफाई करने में, असेस करने में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सर ये 3 चीजों के लिए बेसिस देता है। भाई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना है तो नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। और जब आप आइडेंटिफाई करते हो और असेस करते हो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, दैट इज एसए नंबर 315। तो वहां पे भी आपको मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, हाँ या ना? गुड। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है सर?
देखो सिंपल तरीके से देखिए, जब आप एग्जाम में पास होना चाहते हो तो आप कहते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट में 80 लाने, बात समझ में है ना, इस सब्जेक्ट में हमें 80 लाने हैं। तो भाई जो 80 लाने के लिए आप सोच रहे हो, देखो एक तो होता है मटेरियलिटी, आपने तय किया कि ये लेवल मटेरियल है। एक होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जिस पर आप परफॉर्म कर रहे हो ताकि गलती होने के चांस ना हो। तो देखिए अमाउंट या अमाउंट्स जो ऑडिटर सेट करता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कौन सेट करता है? ऑडिटर, वो तो है ही है। एट लेस देन मटेरियलिटी, यानी मटेरियलिटी के नीचे। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए यहीं पर हम ये बात क्लियर कर दें आपको। देखो ये बात ध्यान से समझना, ये चीज जैसे मान लीजिए आपने तय कर दिया कि 500 रुपए जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई यहां से ये मटेरियल है, ठीक है, यानी इसके नीचे जो कुछ भी मिलेगा, देखो मटेरियल यहां से है, ये चीज मटेरियल है, ठीक है,